नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका है। व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने पाकिस्तान के साथ युद्ध को रोका है, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा, मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने कल रात उनसे यानी पीएम मोदी से बात की, अब हम उनके साथ एक व्यापार समझौता कर सकते हैं। ट्रंप का ये बयान बुधवार को पीएम मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद आया है। वहीं बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएशन जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। लेकिन ट्रंप ने फिर भारत और हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करने की कोशिश की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना तो अमेरिका भारत ट्रेड डील पर कोई बातचीत हुई और न ही भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका की किसी भी प्रकार की मध्यस्थता पर चर्चा हुई। सैन्य कार्रवाई रोकने से जुड़ी बात केवल भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच पहले से मौजूद संवाद चैनल के माध्यम से हुई और ये बातचीत पाकिस्तान की पहल पर शुरू हुई थी। हालांकि ये सब बातें भारत के विदेश सचिव ने बताई हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप से बात करने की बात को भी ट्वीट नहीं किया है, ये भी एक सवाल है। कनाडा में आयोजित G7 सम्मेलन से जल्दी निकलने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 से लौटते हुए अमेरिका आने का भी न्योता दिया, लेकिन पीएम मोदी ने स्वीकार नहीं किया। ये बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताई है। मिस्री ने बताया है कि ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि वो कनाडा से लौटते समय अमेरिका आ सकते हैं। इस पर पीएम मोदी ने बताया कि वो पहले से तय कार्यक्रमों के चलते फिलहाल अमेरिका नहीं आएंगे। ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनकी भड़काऊ टिप्पणी पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी थी, आज व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच कर रहे हैं। ये नमस्ते ट्रंप द्वारा हाउडी मोदी को तिहरा झटका है। भारतीय कूटनीति बिखर रही है और पीएम पूरी तरह से चुप हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बुधवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है। आसिम मुनीर ट्रंप से लंच पर मिलेंगे। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह मुलाकात उस समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल युद्ध लड़ रहे हैं और भारत पाकिस्तान के बीच हाल के सैन्य तनाव के बाद युद्ध विराम हुआ है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुलाकात को लेकर मोदी सरकार की कूटनीति पर तीखा हमला बोला है। पीएम मोदी बुधवार को क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे। यह उनकी 2-3 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। उन्होंने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद दिया। बता दें, पीएम मोदी ने कहा, यह दौरा बहुत खास है क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया आया है और वहां के प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट पर आकर स्वागत किया, जो एक बड़ी बात है। मैंने ईरान पर हमला करने का कोई फैसला लिया है या नहीं, ये आप नहीं जानते। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लॉन पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि शायद मैं करूं, शायद नहीं करूं, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। उन्होंने कहा, ईरान इस समय बहुत मुश्किलों में है और अब बात करना चाहता है। ट्रंप ने सवाल उठाया, इतनी मौत और तबाही के बाद अब क्यों बात करना चाहते हो, पहले क्यों नहीं की? ट्रंप ने बताया कि ईरान ने बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन उन्होंने ईरान को साफ कह दिया है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा, एक हफ्ते पहले जो सिचुएशन थी अब बहुत बदल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस पूरे मामले में इजरायल की मदद कर रहा है, लेकिन बार बार हम शब्द का इस्तेमाल कर यह संकेत दिया है कि अमेरिका खुद भी सीधे सैन्य कार्रवाई में शामिल हो सकता है। ट्रंप बोले, जब तक जंग पूरी खत्म ना हो कुछ भी तय नहीं है। युद्ध बहुत जटिल होता है, कई बार हालात अचानक बदल जाते हैं। मैं नहीं कह सकता कि हमने जीत ली है, लेकिन हाँ, हमने बहुत तरक्की की है। उन्होंने संकेत दिए कि शायद जंग जल्दी खत्म हो जाए। बोले, अगला हफ्ता बहुत अहम हो सकता है या शायद उससे भी कम वक्त।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराजी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने बुधवार को फोन पर बात की। इस बातचीत में उन्होंने इजरायल द्वारा ईरान के जमीन पर किए गए हमलों को लेकर चर्चा की। इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान सरकार और वहां की जनता द्वारा दिखाई गई एकजुटता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि इजरायल ने ईरान के बुनियादी ढांचे, न्यूक्लियर ठिकानों, रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और सरकारी टीवी चैनल के दफ्तरों पर हमला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ अपना कड़ा रुख जाहिर किया। पीएम मोदी ने G7 के नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा एवं समर्थन देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारी सोच और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कोई देश आतंकवाद का समर्थन करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कार्रवाई में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा, एक ओर हम अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध जल्दी से लगा देते हैं, वहीं दूसरी ओर जो देश खुलेआम आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। ये दोहरी नीति बंद होनी चाहिए। बता दें, पाकिस्तान और भारत के संघर्ष के बाद से पाकिस्तान को लोन से लेकर बाकी मदद दी जा रही है। मोदी का बयान इसको भी जाहिर कर रहा है। कौन मदद दे रहा है ये सबको मालूम है। अमेरिका बढ़ चढ़कर ऐसा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने 30 से ज्यादा एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर यानी हवाई टैंकर विमान मध्य पूर्व भेज दिए हैं। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। अगर ट्रंप आदेश देते हैं कि अमेरिका ईरान और इजरायल की लड़ाई में शामिल हो तो ये टैंकर इजरायल के फाइटर जेट्स को हवा में ही ईंधन भरने में मदद करेंगे। इससे लड़ाकू विमान ज्यादा समय तक ईरान की सीमा में रह सकते हैं और टारगेट ढूंढ सकते हैं। बता दें, इजरायल के पास कुछ ही टैंकर विमान हैं जिससे उसके फाइटर जेट सीमित समय के लिए ही ईरान के ऊपर उड़ सकते हैं। उन्हें टारगेट ढूंढने के बाद वापस लौटकर ईंधन भरना पड़ता है। लेकिन अब अमेरिका के टैंकर आ गए हैं जिससे इजरायली विमान लंबे समय तक ईरान में उड़ सकेंगे। बता दें, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें मोबाइल हैं, मतलब हमला करने के बाद ये गायब हो जाती हैं, फिर दोबारा लोड होकर फिर से हमला करती हैं। इन्हें ढूंढने के लिए जेट्स को लंबे समय तक हवा में रहना जरूरी होता है। अमेरिका के टैंकर इस काम में मदद करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी जनता कभी हार नहीं मानेगी। यह बयान उन्होंने उस दिन दिया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने को कहा था। खामेनी ने कहा कि अमेरिकियों को ये समझ लेना चाहिए कि ईरान की जनता हार मानने वालों में से नहीं है। अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य हमला किया तो उसे ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग ईरान, इसकी जनता और इसके इतिहास को जानते हैं वो कभी धमकी की भाषा में बात नहीं करते। ईरान की सेना ने कहा कि उन्होंने इजरायल पर एडवांस मिसाइल से हमला करके अमेरिका को साफ संदेश दिया है। बुधवार तड़के जारी प्रेस रिलीज में IRGC ने बताया कि ईरान का 11वां जवाबी हमला था और इस बार फतह नाम की पहली पीढ़ी की एडवांस मिसाइलें इस्तेमाल की गईं, जो बार बार इजरायल की एयर डिफेंस को भेजती रही हैं। IRGC ने कहा कि हमने इजरायल के युद्धप्रिय साथी अमेरिका को ये संदेश दे दिया है कि ईरान अब बहुत ताकतवर है। अब कब्जे वाले इलाकों में हमारा मिसाइल पूरी तरह से असरदार है। वहां के लोग अब हमारे हमलों से खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। IRGC ने कहा कि अब हमें इजरायल के कब्जे वाले इलाकों के आसमान पर पूरा कंट्रोल मिल गया है। इजरायल के लोग अब हमारी मिसाइलों से खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ईरान की एक रणनीतिक योजना है जिससे वो इजरायल को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस पत्र को साझा करते हुए लिखा कि ईरान की रणनीतिक योजना इजरायल को मिटाने की है। इजरायल इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने अस्तित्व को खतरे में डालने देगा। इस पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल का ईरान पर हमला एक बहुत गंभीर कारण के बाद किया गया क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही ईरान की ओर से मिसाइल और उसके सहयोगी आतंकवादी संगठनों के नए हमलों की तैयारी भी चल रही थी।
इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच 6 दिनों से संघर्ष जारी है। गैर लाभकारी संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स इन ईरान दोनों देशों के बीच बमबारी शुरू होने के बाद से हताहतों की संख्या पर नजर रख रहा है। संगठन के आंकड़ों के मुताबिक इजरायली हमलों की वजह से ईरान में 452 लोग मारे गए हैं और 646 घायल हुए हैं। वहीं इजरायली अधिकारियों के मुताबिक इजराइल में शुक्रवार से अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल 15 अगस्त से फास्टैग आधारित सालाना पास शुरू करने की घोषणा की। इसी को लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। नितिन गडकरी के मुताबिक इस पास की कीमत 3,000 रुपए होगी। गडकरी के अनुसार पास लेने वालों को क्या मिलेगा ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक साल में 200 ट्रिप क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप का मतलब है एक टोल को क्रॉस करना। 200 ट्रिप यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपए पड़ेगी। टोल नाके पर जैसे रुकना पड़ता था, अब रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, स्टेट रोड पर लागू नहीं होंगे। गडकरी ने इसका फायदा समझाते हुए कहा, मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपए भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 में ये पास मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत में शुरू होगी, जिसमें निश्चित रूप से जो तकलीफ थी वो कम होगी। अब तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग आसान नहीं रहेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान किया है कि अब 1 जुलाई से आधार OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। बता दें, भारतीय रेलवे ने पिछले हफ्ते ही निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने और बुकिंग प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने के उद्देश्य से तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन करने की घोषणा की थी। आज इंदौर में सोनम के घर मेघालय पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने सोनम के घर वालों से पूछताछ की। इस बीच इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। दरअसल एक ऐसा शख्स है जिससे सोनम घंटों बात करती थी। 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक संदिग्ध वर्मा से सोनम की घंटों बात हुई। फिलहाल उसका नंबर बंद आ रहा है, लेकिन पुलिस हर मामले की तह में जाने में लगी हुई है। राजा रघुवंशी के परिवार ने मांग की है कि हत्याकांड का पूरा सच सामने लाने के लिए सोनम के परिवार के सभी लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। मेघालय पुलिस के दल के पहुंचने से पहले इस मांग पर सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर कोई शक है तो वो हर तरह की जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं। बता दें, कल राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपियों की कोर्ट में पेश होगी। 8 दिन की पुलिस रिमांड के बाद ये पेशी होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।